साल का सबसे बड़ा ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल सही सुना, इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों के लिए 2025 जाता हुआ 2026 आता हुआ सबसे बड़ा ऑफर। इससे बड़ा ऑफर अभी तक नहीं आया है चंदू सर की क्लास के मंच पर। इतिहास के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 28 तारीख से 5 जनवरी तक यह ऑफर रहेगा, ठीक है। जिसमें इतिहास विषय का अगर आप अर्जुन बैच लेते हैं, जो हमारा फाउंडेशन बैच है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह की कक्षाएं इसमें उपलब्ध है। इस बैच की प्राइस वैसे 10,000 रुपए होती है, पर 2,500 का डिस्काउंट मिलने के बाद में 7,499 रुपए का रहने वाला है। हमारा प्रहार बैच जो लाइव बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, पूरे राजस्थान में लाइव बैच कोई नहीं बता रहा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव बैच। वैसे इसकी फीस 7,000 रुपए है, पर 2,000 डिस्काउंट करने के बाद में प्राइस हो जाती है 4,999। इतिहास का विरासत बैच जो है ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है। यह भी नए सिलेबस के आधार पर ही है। इसमें प्रहार बैच की जो क्लासेस होती है, इन क्लासेस को ही रिकॉर्डेड तौर पर उपलब्ध करवाया जाता है। यह बैच केवल और केवल 4,000 रुपए का ही है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रहार बैच के विद्यार्थी अगर कोई क्लास नहीं ले पाते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध रहती है उसी प्रहार बैच में, जिसे अनलिमिटेड बार एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। विश्व इतिहास और इतिहास दर्शन का कॉम्बो पैक है। इतिहास दर्शन है प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का जीके का बैच केवल 599 का है। सेकंड ग्रेड एसएसटी इतिहास है। अभ्यास टेस्ट सीरीज है आपकी 799 की। पीजीटी टेस्ट सीरीज है, नोट्स हार्ड कॉपी में है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। न्यू टॉपिक स्पेशल बैच है। राजस्थान इतिहास का वीर बैच है 499 का, और मूल्यांकन टेस्ट सीरीज रहने वाली है 199 रुपए की। तो फिर देरी किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन और करिए अपने सपनों को साकार। जय हिंद, जय भारत। याद रखिएगा, नए साल का यह ऑफर 28 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक ही रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल, बढ़िया। चलिए मेरे दोस्त, राजस्थान के इतिहास में आज एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। कल हमने परिचय देखा था, प्राचीन राजस्थान के कुछ नामों के बारे में परिचर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं मूल रूप से प्राचीन काल में राजस्थान का इतिहास। एक टॉपिक जो आपके रजिस्टर में आना चाहिए वो कुछ इस प्रकार रहेगा। प्राचीन काल में राजस्थान का इतिहास। प्राचीन काल में राजस्थान का इतिहास, बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझिए। यहाँ पर अक्सर हमारी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब याद करिए, जब हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो हमारे मन में कुछ चीजें जो है वह आती है कि साहब पूरे भारत में कहीं ना कहीं सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आता है। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में राजस्थान का अगर हम योगदान देखते हैं तो राजस्थान में कई सारी सभ्यताएं हुई हैं। उन सभ्यताओं को हम अलग से पढ़ते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद आते हैं राजस्थान में आर्य यानी कि वैदिक सभ्यता, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद मौर्य पढ़ेंगे, मौर्योत्तर पढ़ेंगे, गुप्त पढ़ेंगे, गुप्तोत्तर पढ़ेंगे, वर्धन पढ़ेंगे, शक कुषाण पढ़ेंगे। इन बातों को हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भारत के केंद्रीय प्रशासन में इनकी स्थिति थी उस समय कहीं ना कहीं हमारे राजस्थान में कंडीशन क्या थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि इसमें एक टॉपिक आता है राजस्थान में आर्यों का प्रवेश। क्या टॉपिक आता है जी? टॉपिक आता है राजस्थान में आर्यों का प्रवेश। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझिए, बहुत अच्छे से जानिएगा। जितना ज्यादा गहराई से आप इस बिंदु को समझेंगे ना, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। आर्य का तात्पर्य क्या है? आर्यों का तात्पर्य है वैदिक। क्या मैं ठीक कर रहा हूं कि वैदिक सभ्यता की हम बात यहाँ पर करना चाह रहे हैं? बहुत अच्छे से समझिए। चलिए, स्वागत है सुशीला, ललिता, मंजू, पूनम और बहुत अभिनंदन जी। बिल्कुल, आपको भी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, राजस्थान में कहा जाता है कि आर्य आए,
वैदिक बस्तियां इन्होंने स्थापित करी थी। इसके प्रमाण हमें अनूपगढ़ जो गंगानगर जिले में है, तरखान वाला डेरा जो गंगानगर जिले है, यहाँ से प्राप्त होने वाली खुदाई हुई यहाँ से, और यहाँ से हमें भूरी मिट्टी के कुछ बर्तन के टुकड़े मिले। क्लियर हो गई। इन भूरी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से हमें यह आभास हुआ कि हमारे राजस्थान में गंगानगर के दो जिले तरखान वाला डेरा और अनूपगढ़, इन दोनों में कहीं न कहीं आर्य थे। आर्यों ने सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की थी, ये हम सब जानते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तरी जो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें भरत और मत्स्य जनपद जो है या शाखा जो है उनके आर्य बसते थे। तो कौन सी दो शाखाओं के आर्य थे? भरत और मत्स्य के थे। राज्य के पुष्कराण्य, पुष्कराण्य का तात्पर्य होता है पुष्कर जो अजमेर में है, और अर्बुदांचल आर्य आबू पर्वत जो है, यह आर्यों के कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल हुआ करते थे। क्या बात क्लियर? रुचि, स्वागत है आपका। तो देखिए, राजस्थान में आर्यों की प्राचीन बस्ती का प्रमाण राजस्थान में आर्यों की प्राचीन बस्ती का प्रमाण वर्तमान श्रीगंगानगर के नगर के अनूपगढ़ व तरखान वाला डेरा से मिले हैं। ये जिले वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सामान्यतः जिलों से सवाल जो है वह नहीं पूछे जाते। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। जिलों से जो है सवाल जो है वह नहीं पूछे जाते। इन्हीं आर्यों के द्वारा सरस्वती, जिसे हम घग्गर नदी कहते हैं, इसके किनारे पर ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई थी। डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि आर्यों ने ऋग्वेद की रचना कहां पर की थी। याद रखिएगा, ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना जो है वह सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर की गई थी। ठीक है, आर्यों ने सरस्वती घग्गर, इसे ध्रसद्वती नदी भी कहते हैं, बताया आप लोगों को। ध्रसद्वती सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे ऋग्वेद की ऋचाएं जो है वह रची गई थी। ये सवाल वो हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, और कभी कभी तो इस तरह के प्रश्न जो है वो हमसे गलत हो जाते हैं। कहते हैं ना कि साहब, जब गलती होनी होती हो तो हम क्यों ना हाथी पर बैठे हुए हों तब भी कुत्ता खा जाता है, और ऐसे ही प्रश्न गलत होते। इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों से अक्सर कहता हूं, शायद मैंने भी 5-25 बार आपसे कहा होगा कि जो परीक्षा आप हल करने जा रहे हैं उस परीक्षा में अगर सरल प्रश्न आते हैं तो सरल प्रश्न को 3 बार पढ़ना है। ठीक है, सरल प्रश्न को कितनी बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। अभी मैं इसीलिए आपके लिए पीडीएफ आधारित टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं। ठीक है, पीडीएफ आधारित टेस्ट सीरीज में क्या होगा आप सभी के लिए कि पेपर होंगे 10 आपके सिलेबस के अनुसार। उसकी आप प्रिंट आउट लेकर के घर में एग्जामिनेशन हॉल के माहौल की तरह पेपर दे सकते हैं। बाकायदा ओएमआर मिलेगी आपको। अब कितनी ईमानदारी आप रखते हैं वह आपके ऊपर निर्भर है। उसमें हम एक सुविधा आपको यह भी देंगे कि वह ऑफलाइन माध्यम में भी उपलब्ध रहेगी। ऑफलाइन माध्यम का मतलब यह है कि आप हमें ऑर्डर करके आप वो डायरेक्ट घर पे भी मंगवा सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई?
ये बातें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगली बात समझिए कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में भरत और मत्स्य शाखा के आर्य बसते थे। तो लिखिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में भरत व मत्स्य शाखा के ठीक है आर्य रहते थे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में के आर्य रहते थे। अब बताओ यहां से आपके सवाल कैसा पूछेगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपके सवाल पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से हमारे राजस्थान में आर्यों की कौन सी दो शाखाएं जो है वह निवास करती थी। तो आप याद रखिएगा राजस्थान में दो प्रकार की शाखाएं थी, एक तो भरत थी और एक कौन सी थी, मत्स्य थी, ये रहा करते थे। ठीक है, तो ये ब्रांचेस हो गए। जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा हमारी जो जाति होती है, धर्म होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के गोत्र होते नहीं होते, बस ये चीज याद रखिएगा। राज्य में पुष्कराण्य का तात्पर्य होता है पुष्कर और अर्बुदांचल का मतलब आबू पर्वत आर्यों के प्रमुख तीर्थ स्थल थे। लिखिए राज्य में पुष्कराण्य यानी कि पुष्कर व अर्बुदांचल यानी कि आबू पर्वत आर्यों के प्रमुख तीर्थ थे। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, ये तो सब वो चीजें हो गई जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आती है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं? अब यहाँ पर आपको लगता है कि हमें वो सब चीजें लिखनी चाहिए कि साहब आर्यों का समाज कैसा था, आर्यों का धर्म कैसा था, व्यापार कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन्होंने कौन कौन से साहित्य की रचना की थी? हाँ या ना का जवाब दीजिए। सर वो नहीं लिखेंगे। पूछो क्यों नहीं लिखेंगे? वो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम आर्य या वैदिक सभ्यता के बारे में हमने प्राचीन भारत में बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। लक्ष्मी स्वागत आपका। क्या बात क्लियर हो गई? हम बहुत अच्छे से उन बातों को पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ सके हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता हमें महसूस होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या एक बार फटाफट से थम्स अप करिए। तो मूल चीजें क्या है, कहां कहां बस्ती मिली है? अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा। ये तरखान वाला डेरा आपकी परीक्षा में आया है। सरस्वती या घग्गर नदी या दुरस्वती नदी के किनारे पर ऋग्वेद की ऋचाएं रची। और मेरे दोस्त उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भरत और मत्स्य शाखा के आर्य रहते थे। पुष्कराण्य पुष्कर और अर्बुदांचल पर्वत जो है, आबू पर्वत जो है, यह आर्यों के बेहद प्रसिद्ध निवास स्थान हुआ करते थे। क्लियर हो गई? अब इसके बाद आर्यों के राजस्थान में प्रवेश के बाद आप पढ़ते हैं राजस्थान का मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और मेरे दोस्त कहीं ना कहीं राजस्थान। ठीक है, चलो काम की बात पढ़ो सर, ये मैं फिर बता दूं। राजस्थान में क्या होता है ना, जब राजस्थान का इतिहास पढ़ा जाता है तो बच्चों के साथ बेहद गलत होता है। गलत ऐसे होता है, उन्हें कथा कहानियों के भंवर जाल में फंसा दिया जाता है। ये सब चीजें तो कोई उन्हें बताता ही नहीं है कि राजस्थान में कौन सी शाखा के आर्य रहते थे, उनके तीर्थ कौन कौन से थे, कहां रहा करते थे, ये चीजें कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, एक लाइन यहां पर लिख लो, भूरी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यहां से
भूरी मिट्टी के बर्तन मिले। ये सब चीजें कोई बताता ही नहीं है भाई, सब कथा कहानियों पे कथा कहानियां चलती रहेगी, विद्यार्थी हंसता रहेगा, लोटपोट होता रहेगा और मजा आता रहेगा, जबकि वास्तविक इतिहास ये नहीं कहता। हाँ, इतिहास कथा कहानियां इसलिए बताता है ताकि समझ विकसित हो सके, एक सोच का निर्माण किया जा सके, लेकिन इसलिए नहीं बताता कि हाँ ये है वो है फलाना है ढिमका ना भाई साहब। इतिहास की बड़ी खूबसूरती यही है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला हेडिंग जो हम डाल रहे हैं वो क्या होगा, वो होगा मौर्य काल, मौर्य व मौर्योत्तर काल, मौर्य व मौर्योत्तर काल और राजस्थान, और राजस्थान। आपके एग्जाम में यहां से बहुत अच्छे सा बहुत प्यारा सा सवाल बनता है, कई बार आरपीएससी बेहद खूबसूरती से सवाल पूछती है और इनसे ही सवाल ज्यादा आते हैं अगर आप लोगों ने कभी एनालिसिस किया हो तो। ठीक है, राजस्थान में मौर्य शासन के जो प्रमुख प्रमाण है वह बैराट से कह सकते हैं कि बैराट से प्राप्त हुए हैं। अशोक का भाबरू शिलालेख है, ठीक है, और इसके अलावा अशोक का दूसरा शिलालेख भी हमें यहीं से मिला है। इसके अलावा जो है अगर बात करें तो बैराट से ही बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, हमें मंदिर भी प्राप्त हुआ है, जिसे हम गोल टेम्पल या गोल मंदिर कहते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर शामिल होती है। राजस्थान में मौर्य शासन के प्रमुख प्रमाण बैराट से प्राप्त हुए हैं। अशोक का भाबरू शिलालेख मिला है। बौद्ध विहार, गोल मंदिर आदि। ठीक है, अशोक का भाबरू शिलालेख है, बौद्ध विहार है, क्या बात क्लियर हो गई, और एक गोल मंदिर मिला है जिसे हम जिसे राउंड टेम्पल कहते हैं। एक किताब आती है कुमारपाल प्रबंध, सोमप्रभ सूरी के द्वारा लिखी गई थी, बहुत बड़े आचार्य हुए जैन धर्म के, नाम आता है सोमप्रभ सूरी, उन्होंने लिखी कुमारपाल चरित्र। उस किताब के अनुसार मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा जो है, जिसे हम चित्रांग मौर्य भी कहते हैं, चित्तौड़ की स्थापना की, वहां पर दुर्ग का निर्माण करवाया और तालाब का निर्माण करवाया था। क्या बात क्लियर हो गई? माफी चाहूंगा। ठीक है, तो कुमारपाल प्रबंध सोम प्रभ सूरी क्या ग्रंथ है, लिखिएगा। आचार्य सोम प्रभ सूरी की की रचना कुमारपाल प्रबंध के अनुसार मौर्य शासक, ये आपके कॉलेज लेक्चर और सेकंड ग्रेड के पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। मौर्य शासक चित्रांग, नाम याद रखना,
मौर्य शासक का क्या है? चित्रांग। और इसे ही क्या कहते हैं? चित्रांगद कहते हैं। चित्रांगद। ने चित्तौड़ की स्थापना कर यहाँ एक दुर्ग, यहाँ एक दुर्ग व तालाब का निर्माण करवा। चित्रांग, ये प्रश्न आपके आया हुआ है। और ये घटना कब की है? लगभग लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी की मान सकते हैं कि हाँ ये कब की घटना होगी कि सर लगभग लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी, 7वीं 8वीं शताब्दी की बात कही जा रही है। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, कि जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक है। इसने चित्तौड़ के मानसरोवर तालाब से एक मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ। 713 ईस्वी का है यह मोरी शिलालेख। इसमें कुछ मौर्य शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे माहेश्वर, भीम, भोज, मान, इनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। ये बात अलग है कि साहब कर्नल जेम्स टोड जब इसे लेकर के ब्रिटेन जा रहा था तब उसके पानी के जहाज का वजन बहुत ज्यादा हो गया, तो उसने इस मानमोरी के ऐतिहासिक शिलालेख को समुद्र में फेंकवा दिया। क्या बात क्लियर हो गई? ये बात थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जब हम राजस्थान के इतिहास विषय के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान के इतिहास के स्रोत की किताब आती है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। कभी पढ़ी है आप लोगों ने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की राजस्थान का स्रोत? ये रहा, ये रहा राजस्थान के इतिहास के स्रोत डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। सन 2013 में जब मैंने राजस्थान के इतिहास की किताब लिखी थी, ठीक है, तब इन किताबों का बेहद ज्यादा सहारा मैंने लिया था, ये बात याद रखना। ठीक है। जैसे शिलालेख पढ़ते हैं, ये रहा मानमोरी का लेख। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब टोड एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के भाग संख्या 1 पृष्ठ संख्या 625 से लेकर 626, और जो श्यामल दास की किताब आती है वीर विनोद, उसके भाग संख्या 1 पृष्ठ संख्या 378 से लेकर 388 में इस मानमोरी शिलालेख का बेहद विस्तृत वर्णन किया है। यह लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर खुदा हुआ कर्नल टोड को मिला था। संभवतः इंग्लैंड ले जाते वक्त भारी होने के कारण वह इसे समुद्र में फेंक देता है। केवल इसका अनुवाद उसके पास बचा रहा, जिसको उसने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज में प्रकाशित किया। पार्थिव स्थिति में यह लेख उपलब्ध नहीं है, अतः हमें उसके द्वारा दिए गए अनुवाद पर ही आश्रित रहना पड़ता है। ठीक है। प्रस्तुत लेख में पहले समुद्र और तालाब का वर्णन करते हुए अमृत मंथन और उससे संबंधित कर का उल्लेख है। इसमें 4 राजाओं का नाम मिलता है। मैंने 4 राजा बताया ना, माहेश्वर है, भीम है, भोज है और मान है। ये देखो सर, ऐसे प्रश्न बनते हैं, अरे बताओ हाँ या ना, अरे बोलो, ऐसे ही सवाल बनते ना। ये देखो, अब आप सोचो, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें कहाँ कहाँ से मैं लेकर आया हूँ। कहा जाता है ये गागर में सागर भरे गए हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। ये बहुत सारी चीजें बताई गई, जैसे भीम को अवंतीपुर का राजा बताया गया है, तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ हमें हर चीज नहीं पढ़नी होती है। मैं फिर बता दूं आप लोगों को, बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि साहब हमें हर चीज नहीं पढ़नी होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? तो अगली जो महत्वपूर्ण बात हम लिख रहे हैं कि राजस्थान में मौर्य थे, इस बात का प्रमाण है चित्तौड़ के मानसरोवर तालाब से कर्नल जेम्स टोड को 713 ईस्वी में मौर्य शासक मान का मानमोरी शिलालेख मिला। तो लिखिए, कर्नल जेम्स टोड को चित्तौड़ के मानसरोवर
तालाब से 713 ईस्वी का मौर्य शासक मान का मान मौर्य शिलालेख मिला। इसे वह भारी होने के कारण होने के कारण वह इसे इंग्लैंड जाते समय वह इसे इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक गया में फेंक गया था। इसमें चार मौर्य शासकों की चार मौर्य शासकों चार मौर्य शासकों चार मौर्य शासक माहेश्वर, भीम, भोज और मान। माहेश्वर, भीम, भोज व मान का नाम मिलता है। लिख लो, माहेश्वर, भीम, भोज और मान का नाम मिलता है। यहां तक लिखिए आप। लिख लीजिए। चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ या ना का जवाब साझा करिए एक बार फटाफट से। विषय वस्तु जो है वह अच्छी लग रही होगी, चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखो, इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य यह हो गया कि राजस्थान में मौर्यों ने जो है वह केवल और केवल हमारे बैराट पर ही राज नहीं किया। राजस्थान में मौर्यों के द्वारा कहीं ना कहीं चित्तौड़ पर भी शासन किया गया था। इसीलिए हम चित्तौड़ के बारे में क्या कहते हैं? चित्रकूट कहते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मेरे दोस्त, थोड़ा सा जैसे चित्तौड़, ये लाइन लिख लो, चित्तौड़ बराबर चित्रकूट, वो इसीलिए कहा जाता है। चित्तौड़ बराबर चित्रकूट। कल मैंने आपको प्राचीन राजस्थान के कुछ नाम लिखवाए थे, याद आ रही है आप लोगों को? तब कहा था कि कुछ नाम यहां पर आ जाएंगे और कुछ नाम जो है समय के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। यह इसीलिए। इसके अलावा भीलवाड़ा में एक जगह है जहाजपुर, मैंने कल भी बात की थी, और वहां की जो चमत्कारिक चीजें हैं उनको मैंने आपसे परिचित करवाया था। कहा जाता है मौर्य शासक व संप्रति, उस संप्रति द्वारा जहाजपुर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में मौर्यों का बहुत विस्तृत भूभाग था। ठीक है, तो लिखिए मौर्य शासक
संप्रति द्वारा भीलवाड़ा के जहाजपुर में एक दुर्ग बनवाया गया जो इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में मौर्य एक विस्तृत भूभाग पर शासन करते थे। ठीक है, संप्रति ने एक दुर्ग बनवाया जो इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन कार्य करते थे। क्लियर हो गई? लिख लीजिए, आगे बढ़े। 738 ईस्वी में कोटा के कंसुआ एक शिलालेख मिलता है, उसमें मौर्य शासक धवल का नाम आता है जो संभवतः राजस्थान का अंतिम मौर्य राजा था। हालांकि इस शिलालेख का जो निर्माण है या जो स्थापना है वह धवल के सामंत शिवगण के द्वारा की गई थी। ठीक है, लिखिए कोटा के कंसुआ से कंसुआ से मौर्य शासक धवल का एक लेख, एक शिलालेख मिलता है, एक शिलालेख मिलता है, संभवतः कब का है? 738 ईस्वी का है। यह संभवतः यह शिलालेख, यह लेख धवल के सामंत शिवगण के द्वारा स्थापित किया गया। धवल संभवतः राजस्थान में मौर्य वंश का अंतिम शासक था। राजस्थान में मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, हालांकि हम बहुत अच्छे से चीजें और भी कुछ देखने की संभावनाएं अपने पास रखते हैं, लेकिन हाँ अभी तो आपके लिए केवल और केवल इतना ही ज्यादा उपयोगी बनता है। यह हो गई। अब साहब मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण अगर हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान में सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलते। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। लेकिन
सर कुछ विदेशी जातियों के संदर्भ में अगर बात करते हैं जो इस काल में आई थी, जैसे हिंद यूनानी राजाओं की बात करते हैं तो उनके कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कुछ सिक्के हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हुविस्क की बात कर लेंगे, जो एक तरह का कुषाण राजा हमारे इतिहास में हुआ है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारियां आपको पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा टाइटल यहीं पर डाल देते हैं, डेट इज सब टाइटल, या वैसे डाल लीजिए विदेशी जातियां और राजस्थान, ये ज्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? विदेशी जातियां व राजस्थान, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ज्यादा शानदार। ठीक है, विदेशी जातियां और राजस्थान। देखिए, जब भी हम इस टॉपिक पर परिचर्चा करते हैं तो कहते हैं यूनानी शासक हुआ जिसे हम मिलिंद कहते हैं, मिनांडर कहते हैं, मिनेंडर कहते हैं। इसने 150 ईसा पूर्व के आसपास मध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कहां पर अधिकार कर लिया था? मध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। तो लिखिए यूनानी शासक, हिंद यूनानी शासक, ऐसे लिखिए, जिसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं। ठीक है, लिखिए हिंद यूनानी शासक। मिनांडर ने, हिंद यूनानी शासक मिनांडर ने 150 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व के आसपास मध्यमिका पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, मध्यमिका पर अधिकार, मिनांडर ने 150 ईस्वी के आसपास मध्यमिका पर अधिकार कर लिया। मध्यमिका किसका प्राचीन नाम होता है? हम सबको पता है, यह चित्तौड़ का प्राचीन नाम है। यूनानी शासकों के जो सिक्के हैं ये हमें नलियासर, बेराट, नगरी, आहड़ आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। लिखिए इन राजाओं के सिक्के या हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के, हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के हमें बेराट, ठीक है, एक जगह आती है जिसे हम कहते हैं नलियासर, ठीक है, एक आती है रेड, नगरी, आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं, से प्राप्त होते हैं। अब कितने कितने मिले हैं, कैसे कैसे मिले हैं, ये मैं आपको जब मुद्रा शास्त्र पढ़ाऊंगा तब विस्तार से परिचर्चा करेंगे। राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से परिचर्चा करेंगे, ये बात थोड़ा सा याद रखना। नलियासर से शक कुषाण शासक हुविष्क की मुद्रा, रंग महल से तांबे के 150 सिक्के, जिनमें एक सिक्का जो है वह कनिष्क का है, यह प्राप्त हुए हैं। तो लिखिए नलियासर से, नलियासर से शक शासक हुविष्क की मुद्रा, शक शासक हुविष्क की मुद्रा, शक शासक है हुविष्क, उसकी मुद्रा प्राप्त हुई है। क्या बात क्लियर हो गई? रंग महल से तांबे के 150 सिक्के, रंग महल
से तांबे के 150 सिक्के जिनमें से एक सिक्का कुषाण शासक कनिष्क का है प्राप्त हुए। तो भैया ये नाम याद रखना कि हुविष्क की मुद्रा कहां से मिली है और कनिष्क की मुद्रा कहां से मिली है। समझ में आ गई क्या बात? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ये चीजें वो है जो आपकी परीक्षा में आती है, ठीक है। राजस्थान में कुषाण शासकों के सोने तांबे के जो सिक्के हैं ये हमें खेतड़ी से मिले हैं, जमुआ रामगढ़ जयपुर से प्राप्त हुए हैं और बीकानेर क्षेत्र जो है यहां से प्राप्त हुए हैं। तो लिखिए राजस्थान में कुषाणों के सोने व तांबे के सिक्के। आप तो डायरेक्ट लिखो कुषाणों के सिक्के, सोना और तांबे छोड़ो, कुषाणों के सिक्के जमुहा जमुहा रामगढ़। जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, ठीक है। जमुआ रामगढ़ जमुआ रामगढ़, ठीक है। क्या कहते हैं? पुष्कर कहते हैं। खेतड़ी से मिला है, खेतड़ी व बीकानेर क्षेत्र से मिले। जमुआ रामगढ़, खेतड़ी और बीकानेर क्षेत्र जो है यहाँ पर हमें कुषाणों के शानदार सिक्के जो है वह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मथुरा के क्षत्रप जो हुए हैं इनके सिक्के भरतपुर के नोह नाम के स्थान पर मिले हैं। आपको पता होगा जब हम मथुरा वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में भरतपुर आता है, डीग आता है, अलवर आते हैं, ये सब जिले आते हैं। भरतपुर के भूभाग को तो ब्रजनगर भी कहा जाता है। भरतपुर के ही जाट राजा बदन सिंह जी हुए हैं जिनको जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने किसकी उपाधि प्रदान की थी? ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी। तो ये चीजें वो है जो कोरिलेटेड होती है, ठीक है ना। कि हाँ मथुरा का सिक्का भरतपुर में मिलेगा, कोटा का सिक्का बूंदी में मिल जाएगा, झालावाड़ में मिल जाएगा। अलवर का सिक्का जो है ना वो कहाँ पर मिलेगा? आपको जयपुर में भी मिल जाएगा। मेवाड़ का सिक्का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में भी मिलेगा। 100% मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हाँ या ना का जवाब दो। तो मथुरा के क्षत्रपों के सिक्के भरतपुर के नोह नामक स्थान पर मिले हैं। तो अगली बात जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा उपयोगी बनती है, लिखिए मथुरा के क्षत्रपों के सिक्के भरतपुर के नोह से मिले, ठीक है। लिख लो। कुछ चीजें नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, बताओ भाई। विषय वस्तु जो है वह नई मिल रही है या नहीं मिल रही है? कहीं सारी चीजें जो है वह नई है, ठीक है। अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए, हमें भी अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाते हुए, हाँ। चलिए साहब, बहुत आनंद आ रहा है। बोलो के बिहारी लाल की जय हो। चले अब थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं, विशेष तौर पर बात करें
तो मेरे दोस्त नाम आता है गुप्त काल और राजस्थान कि हाँ, राजस्थान में गुप्त काल की स्थिति क्या थी, बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। टाइटल डालिए गुप्त काल और राजस्थान। गुप्त काल व राजस्थान। देखो, क्या मौर्यों के बाद सीधा गुप्तों ने ही अपने राजस्थान पर अधिकार किया? नहीं भाई साहब, सीधा गुप्तों ने अधिकार नहीं किया था। कहते हैं गुप्त शासकों के पहले अपने राजस्थान पर शक शासक रुद्रदामन का अधिकार था। क्या ये बात क्लियर हो गई? फिर बाद में समय के साथ ऐसा हुआ कि 351 ईस्वी के आसपास की बात थी, समुद्रगुप्त रुद्रदामन को हरा देता है और कहीं ना कहीं राजस्थान पर अधिकार कर लेता है। इसीलिए समुद्रगुप्त ने, जो कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था, भारत के अधिकांश भूभाग पर शासन किया था, इसीलिए समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई बच्चन, स्वागत है आपका। तो लिखिए, गुप्तों के पहले राजस्थान पर शक शासक रुद्रदामन का अधिकार था, जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित कर जिसे समुद्रगुप्त ने पराजित कर राजस्थान को जीता। समुद्रगुप्त ने पराजित कर राजस्थान पर अधिकार किया। शक शासक रुद्रदमन का अधिकार था, समुद्रगुप्त ने इसे पराजित किया और राजस्थान पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे राजस्थान पर गुप्तों का शासन स्थापित हुआ। समुद्रगुप्त का एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री था जिसे हम कहते हैं हरिशेन। याद आ रही है या भूल गए? वह हरिशेन अपनी प्रयाग प्रशस्ति में लिखता है कि राज्य के अर्जुनायन, मालव, योद्धव जो नगर थे, ठीक है, आदि योद्धय आदि जनपदों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया। स्वाभाविक बात है, जो ताकतवर है उस ताकतवर व्यक्ति की बात को हर कोई मानेगा जी, कोई मना नहीं कर सकता कि हम स्वीकार नहीं करें। ठीक है, राज्य के अर्जुनायन, मालव, योद्धय आदि जनपद जो थे, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार राजस्थान के मालव, ये जनपद व्यवस्था में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। क्या बात क्लियर होगी? राजस्थान में कुल कितने जनपद थे, वर्तमान राजस्थान के कौन से जिले किस महाजनपद के जनपद के अंतर्गत आते थे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या बात क्लियर? घबराने की आवश्यकता नहीं है। मालव, योद्धय, अर्जुनायन, आदि जनपदों ने ने समुद्रगुप्त की
अधीनता को स्वीकार किया। समुद्रगुप्त की अधीनता को क्या किया था? स्वीकार किया था। तो क्या प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान पर कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, शासन स्थापित करता है कौन? समुद्रगुप्त। तो प्रश्न बनाइए, गुप्तों के पहले राजस्थान में शक शासक रुद्रदामन का अधिकार था, पहला कथन। दूसरा कथन बनाइए, समुद्रगुप्त ने रुद्रदामन को पराजित कर राजस्थान पर अधिकार कर लिया। तीसरा कथन बनाइए, राजस्थान के कई जनपदों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, सारी बातें सही है। हम गुप्त काल को पहले पढ़ चुके हैं। गुप्त काल वैष्णव धर्म को मानते थे। वैष्णव धर्म का ही एक रूप भागवत धर्म होता है। गुप्त काल में राजस्थान में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। समुद्रगुप्त ने लगातार अपनी विजयों के उपलक्ष्य में बयाना भरतपुर जो राजस्थान में है, उस बयाना में एक विजय स्तंभ बनाया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो एक लाइन और लिख लीजिए ताकि ये कंप्लीट होगा अपना। लिखिए, इन विजयों की स्मृति में, इन विजयों की स्मृति में समुद्रगुप्त ने बयाना में विजय स्तंभ बनवाया। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। बयाना, यहां से गुप्त शासकों का मुद्रा भंडार प्राप्त हुआ है। मुद्रा भंडार प्राप्त हुआ है। यह मध्यकाल में नील उत्पादन का केंद्र था। नील उत्पादन का केंद्र था। गुप्त शासकों का मुद्रा भंडार प्राप्त, नील उत्पादन, यहां पर बरिक वंश का शासन था। ये भी लिखवा दूं ना? यहां मध्यकाल में बरिक वंश का बरिक वंश का शासन था। लिख लो, किसका शासन था यहां पर? याद रखिएगा, बरिक वंश का शासन था। बरिक वंश का शासन था। लिख लिया? लिखिए, गुप्त शासकों के समय, गुप्त शासकों के समय राजस्थान में भागवत या वैष्णव धर्म का प्रसार हुआ। ये आता है आपके एग्जाम में, है ना? ये आता है, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दो ना, आप लोग इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, कृपया करके बता करके मुझे गौरवान्वित महसूस कराएं।
वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वह तो परम भागवत की उपाधि को धारण करते थे, लेकिन मान लीजिए अगर किसी ने बौद्ध धर्म को मान लिया, ठीक है, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जो है वह कौन सी उपाधि धारण करते थे, बताइए। कमेंट करके एक बार जितने भी प्यारे साथी कक्षा में हैं कृपया सभी सूचना दीजिएगा। इसके अलावा गुप्त काल में कुछ और विकास हुआ। गुप्तकालीन वास्तुकला हमारे इतिहास में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। चार चौमा का मंदिर है कोटा में, दर्रा कोटा में मंदिर है, ठीक है। भरमर माता का मंदिर है उदयपुर में। यह मूल रूप से गुप्तकालीन स्थापत्य कला का केंद्र बिंदु रहा था, ठीक है। तो कुछ नाम लिखिए। चार चौमा का शिवालय, चार चौमा शिवालय कोटा, ठीक है। दर्रा मंदिर, कोटा। दर्रा में एक मंदिर है, कोटा जिले में पड़ता है यह। भरमर माता मंदिर, भरमर माता मंदिर कहां पर पड़ेगा, आपके उदयपुर में है। एक कोटा में चार चौमा का शिवालय है, एक मंदिर और है कोटा में, वह भी गुप्त काल का ही बना हुआ है। परम सोगत, वेरी गुड, जिसने भी जवाब दिया है बहुत बढ़िया। कोटा में एक मंदिर और है, तो वो नाम अचानक से दिमाग से निकल गया। कंसुआ का शिवालय, कंसुआ, कंसुआ तो मौर्य शासक धवल से जुड़ा हुआ है। कोटा में एक मंदिर और है, ठीक है ना, वह भी गुप्त काल का ही है और वह गुप्त काल का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, ठीक है। अभी नाम दिमाग से निकल रहा है, होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यह गुप्तकालीन वास्तुकला के उदाहरण है। एक मंदिर और है कोटा में जो कि गुप्त काल का ही देन है। अब एक बार उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। बारडोली मंदिर जो है यह गुप्तकालीन स्थापत्य परंपराओं को दर्शाते हैं, वो अलग चीज है, बारडोली की अलग बात है। चार चौमा का शिवालय ही है भैया, यही है, कोई दूसरा नहीं है, चार चौमा का ही है, ठीक है। चार चौमा का ही है वो मंदिर, लिख लो यहां तक। वेरी गुड ललिता और मंजू, मजा आ गया। बस ये चीजें जो है ना आपको पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है और ऐसा होगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जगह है जहां पर गुप्त काल के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। उनमें एक नाम आता है नगला छेल, भरतपुर में है। अहेड़ा अजमेर में है। मोराली और सांभर यह भी आपके जयपुर में पड़ता है। सुखपुरा और रेड यहाँ पर हमें गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए लिखिए अगली बात। राजस्थान के नगला छेल भरतपुर, नगला छेल भरतपुर, एक जगह का नाम आता है नगला छेल, कहां पर पड़ता है, भरतपुर में है। अहेड़ा अजमेर, अहेड़ा अजमेर। बयाना में आपको पहले लिखवा चुका हूं, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई? हम लिख चुके हैं ना, लिखा ना बयाना, ये लिखा कि यहां से गुप्त शासकों का मुद्रा भंडार प्राप्त हुआ है, तो भाई दोबारा क्यों लिखेंगे हम राजा, ठीक है। अहेड़ा अजमेर में पड़ता है। इसके अलावा एक जगह आती है मोरेला, मोराली, मोराली, और एक आती है सांभर, ये दोनों कहां पर है, जयपुर में है। लिखिए मोराली
व सांबर कहां पर है? जयपुर में पड़ता है। मोराली और सांभर, ठीक है। एक जगह आती है सुखपुरा और एक आती है रेड। रेड कहां पर है? टोंक में है ये। से गुप्तकालीन सिक्के मिले। ये वो जगह है जहां से गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। मैं राजस्थान के इतिहास में आप लोगों को फिर एक बात बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, कि कथा कहानियों पर बल कम दीजिएगा। ये मैं फिर बता दूं, और ये जो चीजें बता रहा हूं इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण रहेगी यह चीज, ठीक है। मान लीजिए आपके 20 सवाल पूछे जाते हैं तो 20 में से 7-8 सवाल यहीं से बनेंगे आप लोगों के। समझ में आ गई क्या बात? कथा कहानियां अब नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। फिर हम पढ़ते हैं साहब, राजस्थान में तो हूण आक्रमण हुआ था। आप याद करिए, हूण शासक था तोरमाण, उसका बेटा था मिहिर कुल। भाई साहब उसने तो क्या कहूं मैं, गजब का जो है वह कार्य किया था। तो मिहिर कुल जो है अत्यधिक हिंसा प्रिय व्यक्ति था, हत्याचारी था, इसीलिए उसे भारत का अटिल्ला राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का अटिल्ला राजा कहा जाता है। हालांकि मिहिर कुल जो है उसने बारडोली चित्तौड़ में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो हूण आक्रमण और राजस्थान, थोड़ा सा यह टॉपिक डालिएगा। चीजें समझ में आ रही है ना? बताओ। सामान्य तौर पर राजस्थान के इतिहास में ये सब बातें कोई नहीं पढ़ा था। पहली शुरुआत लेते हैं कथा कहानियों के इतिहास से। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या ये सब चीजों पर गौर ही नहीं करते? आप कोई सी भी किताब भी उठा करके देखेंगे ना, तब भी आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी। ये मैं फिर बता रहा हूं। हूण आक्रमण व राजस्थान, मैंने 2013 में जब मेरी किताब लिखी थी, तब उस किताब में से भी आपको बताऊं, प्राचीन राजस्थान को लेकर के मैं बेहद सचेत था शुरू से ही। और मैं आधुनिक राजस्थान को बहुत शानदार तरीके से मैंने उसके अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। तो मेरा शोध का विषय भी है वह। वो एक बार देख लेंगे। भरमर, मैंने क्या कहा आदरणीय ललिता, मैंने पहले भी कहा है कि साहब मैं जिलों को लेकर के थोड़ा सा कम सेंसिटिव हूं। भरमर, भरमर माता का मंदिर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी तहसील में है। बिल्कुल सही कहा, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए भैया, ये प्रतापगढ़ में है। और हम धन्यवाद देते हैं हमारी बड़ी बहन ललिता को। धन्यवाद मैडम आपका। लिख लीजिए भाई इसको, प्रतापगढ़। भाई साहब ये जिले जो है ना, मुझे थोड़ा सा चीजें कम याद रहती है जिलों को लेकर के। मैं उन चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान नहीं देता हूं जो हमारी परीक्षा में नहीं आती है। जिले सामान्य तौर पर पूछे नहीं जाते, ठीक है। पूछा जाएगा राजस्थान में गुप्तकालीन स्थापत्य का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो उन चीजों को थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हूण आक्रमण और राजस्थान। हूण जो है मध्य एशिया की एक बेहद बर्बर और लड़ाकू जाति थी। भारत में हूणों का आक्रमणों का प्रारंभ जो है वह स्कंदगुप्त के समय हुआ था, ठीक है। स्कंदगुप्त गुप्त शासक था जिसके समय तोरमाण के नेतृत्व में हुआ था। और जो बुद्धगुप्त शासक बना, बुद्धगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसके समय इन हूणों का राजस्थान में प्रभाव स्थापित होता है, ठीक है। तो हूणों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें लिखनी है उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हूण। हूण मूलतः मध्य
एशिया की एक बर्बर जाति थी। कहाँ की रहने वाली थी? मध्य एशिया की रहने वाली थी। भारत में हूणों के आक्रमण का प्रारंभ हूणों के आक्रमण का प्रारंभ गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था, जब तोरमान ने आक्रमण किया। तोरमान ने आक्रमण किया। राजस्थान पर गुप्त शासक बुद्धगुप्त के समय हूण प्रभाव आया। हूणों का प्रभाव स्थापित हुआ। राजस्थान में गुप्त शासक बुद्धगुप्त के समय हूणों का प्रभाव स्थापित हुआ। ये लाइन याद रखना कि साहब राजस्थान पर जब हूणों ने आक्रमण किया था उस समय गुप्त राजा कौन था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यह था बुद्धगुप्त। कौन था यह बुद्धगुप्त था। यह बुद्धगुप्त था। क्लियर हो गई। हूणों का प्रभाव स्थापित हो गया था इसके समय। अब देखिए क्या हुआ। तोरमान का बेटा था मिहिर कुल। यह अत्यधिक हिंसा प्रिय था, हत्याचारी था, इसीलिए इसे भारत का अटिल्ला राजा कहा जाता है। अटिल्ला का मतलब होता है मारधार करने वाला। क्या बात क्लियर हो गई क्या? ये बात थोड़ा सा याद रखना। लिखिए, तोरमान के पुत्र मान का पुत्र मिहिर कुल। तोरमान का पुत्र मिहिर कुल अत्यधिक हिंसा प्रिय। शब्द लिखने में ही हाथ कांप जाते हैं कि भाई ये कैसा राजा था। यह बेहद ज्यादा हिंसा प्रिय व्यक्ति था। हिंसा प्रिय वह हिंसक था, इसलिए इसे भारत का अटिल्ला राजा कहते हैं। अब साहब ऐसी बात नहीं है कि यह पूरी तरह से ही हिंसक था, नहीं। इसके देखो व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। एक पहलू वो होता है जिसमें वह बेहद ज्यादा अग्रेसिव होता है, तो दूसरा पहलू वो होता है जिसमें उसकी सॉफ्टनेस नजर आती है।
तो ये बहुत अच्छा व्यक्ति भी था। इसने बारडोली चित्तौड़ में शिवालय का निर्माण करवाया था जो पंचायतन शैली में बना हुआ है। मिहिर कुल ने बारडोली चित्तौड़ में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में करवाया था। एक बात कहूं मैं आप लोगों से, पर आजकल ज्यादा बोलना क्या है ना भाई साहब, नुकसानदायक होता है, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूं। उतना ही बोलता हूं जितना काम की आवश्यकता हो। ये देखिए सर, ये है बारडोली का वह ऐतिहासिक शिव मंदिर, आप देख सकते हैं। बेहद ही गजब का आर्किटेक्चर है। अगर मैं इसे ताजमहल कहूं या ताजमहल से भी सुंदर कहूं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होगी। ठीक है, बारडोली का शिव मंदिर। बारडोली का शिव मंदिर, अगर मैं कहूं कि ये ताजमहल था या ताजमहल से भी सुंदर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। आप आर्किटेक्चर देखिए, ये उस समय बनाया गया था जब सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था। क्या बात क्लियर हो गई? ये उस समय बना था सर, है ना। और मैं इस बारडोली को मंदिर को जब देखने गया 2012 के आसपास की बात है, तो इस बारडोली के मंदिर से मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि मैंने अपनी किताब का जो फ्रंट पेज था उस समय, अब तो क्या नया एडिशन आ गया है, कवर पेज चेंज हो गया है, साइज बड़ी हो गई है किताब की, तो मैंने अपनी किताब के फ्रंट पेज पर भी बारडोली के शिव मंदिर का ही चित्र दिया है। आप देखिए, नजर आ रही है, ये मेरी राजस्थान के इतिहास की किताब है। यह बारडोली के शिव मंदिर का ही चित्र है इसमें, आप देखिए। यह रहा बारडोली का शिव मंदिर, बेहद ही गजब का। मैं बहुत प्रभावित हुआ था इसके आर्किटेक्चर को देख करके। इसमें जो मूर्ति कला है बाहर कंगूरों पर, स्थापत्य पर, यह इतनी ज्यादा आकर्षक है, इतनी ज्यादा मनमोहक है कि लगता है जी कि मजा आ गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत ही शानदार। ठीक है, मेवाड़ का एक गुहिल शासक हुआ जिसका नाम आता है अल्लट, जिसे साहित्य में आलूराव कहा जाता है। उसने हूण राजकुमारी हरिया देवी जो है उससे विवाह किया था। देखिए, मेवाड़ के गुहिल शासक, मेवाड़ की अल्लट आलूराव ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। आपको जानकर के ताजुब होगा कि ये जो हरिया देवी वाला मामला है ना, कि आलूराव ने हरिया देवी से विवाह किया, इसे कुछ इतिहासकारों ने तो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना है। ठीक है, ये बात याद रखना। हूणों के नाम पर ही राजस्थान में हूणवास जो कस्बा है वह बसा। लिखिए, हूणों के नाम पर ही, नाम पर ही
राजस्थान में ऊनवास, कुछ जगह पर अगर ये नहीं मिलता है तो ये ऊनवास हो जाता है, ऊनवास। कस्बा, बसा, लिख लो। पढ़ा है ना ऐसा, राजस्थान का इतिहास है? नहीं पढ़ा अभी तक? सही सही बता ना, झूठ मत बोलना, पाप लगता है जी झूठ बोलते हैं तो। बताओ। लिख लिया, चलिए। तो अंतिम, प्राचीन राजस्थान के अंतिम एलिमेंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं हर्षवर्धन और उसका राजस्थान। ठीक है, तो लिखिए हर्षवर्धन और राजस्थान। हर्षवर्धन और राजस्थान। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान में गुर्जरों को पराजित किया था, क्योंकि हर्षवर्धन के पहले राजस्थान में जो है वो गुर्जरों का ही अधिकार माना जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन ने राजस्थान के बीनमाल और मालवा पर अधिकार कर लिया था। तो लिखिए हर्षवर्धन या वर्धन वंश के संस्थापक, वर्धन वंश के, आप तो ऐसे ही लिख लो, वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन ने प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर जाति को पराजित कर जाति के शासकों को पराजित कर राजस्थान पर अधिकार किया। हर्षवर्धन के पहले राजस्थान में गुर्जरों का ही शासन था। हर्षवर्धन ने भीनमाल जो जगह है, इस पर याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने भीनमाल पर अधिकार किया। ने भीनमाल पर अधिकार किया। भीनमाल कहां पर पड़ता है? जालोर में है। अरे बोलो, कहां पर है भीनमाल? यह हमारे राजस्थान के जालोर में। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेन सांग जो है, उसने भीनमाल की यात्रा की थी। उसने गुजरातरा प्रदेश को कूचेलो, इसकी राजधानी भीनमाल को पीलो मोलो कह करके संबोधित किया था। ठीक है, तो लिखिए हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री
हेन सांग ने राजस्थान की यात्रा की। गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से, गुर्जर बाहुल्य या ऐसा कह सकते हैं गुर्जर शासित क्षेत्र होने की एक वजह से, गुर्जर शासित क्षेत्र होने की वजह से इस समय राजस्थान गुजरातरा कहलाता था। ठीक है, एन सांग ने गुजरातरा को कुचेलो वह राजधानी, इसकी राजधानी वह इसकी राजधानी भीनमाल को पीलोमोलो कहकर संबोधित किया। कहकर संबोधित किया, लिख लो। लिख लो, क्या कहा? पीलो मोलो कहकर संबोधित किया था। ठीक है, पीलो मोलो कहकर संबोधित किया था। तो ये था हमारा प्राचीन राजस्थान। बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली क्लास जब हम लेंगे तो उसमें मुलाकात करेंगे जनपद युग को लेकर के। क्या ये बात क्लियर हो गई? संभावना है अगली क्लास आज ले लूं दिन में 10 बजे के आसपास, सॉरी 12 बजे के आसपास। क्या ये बात क्लियर हो गई? जैसा भी है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप मानसिक रूप से तैयार रहिएगा कि हाँ हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और करते रहिए इतिहास की बात। चंदू जैन के साथ नमस्कार, धन्यवाद।